गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई। की हाल चाल जी? वधिया सारे एकदम जी। चलो वधिया ही होना चाहिए जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी पूरी की पूरी फैमिली बढ़िया है। आप लोग सब सही हो, आपके परिवार में सब सही हैं, सब तंदुरुस्त हैं, भगवान जी की कृपा आपके घर में है। बट अगर फिर भी किसी के घर में कोई भी इशू है सर, मैं दोबारा बोलूंगा, घबराना मत और ना ही उन्हें घबराने देना। अगर कोई बच्चा या बच्चे की फैमिली में कोई बच्चा भी अगर कोविड पॉजिटिव है तो सर घबराना मत सर। आप एक दूसरे को मोटिवेट करना, मैं सिंपल, अगर कोई बच्चा, अगर कोई पर्सन मिलता भी है ना, तो उसको ना इतना डरा मत दो कि वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाए। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज अगर कोई पेशेंट होगा ना, उसको हम और इतना डरा देंगे, वो बेचारा इतना डर जाएगा, वो उठ ही नहीं पाएगा वहां से। तो मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा आज ये कमिटमेंट करके जाएगा कि सर अगर हमें आगे कोई भी पर्सन ऐसा मिलेगा तो हम उसे मोटिवेट करेंगे, उससे के उसके अंदर हम कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, एक पॉजिटिविटी लेके आएंगे कि चिंता मत कर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितना हो सके सर दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करो। अगर कोई लगता है कि नहीं यार वो अकेला बैठा, थोड़ा बहुत फोन देखो, फोन तो ज्यादा देर तो फोन पे बात हो नहीं सकती ना, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। बट मैं कह रहा हूँ उसको मोटिवेट करो कैसे भी करके ना, हर एक पर्सन को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में। देखो जो होना है ना यार, देखो जब होना है, जो होना है उसको आप रोक नहीं सकते, बट कम से कम अपना काम तो हम कर सकते हैं। तो मेरी फैमिली पूरी कमिटमेंट करके जाएगी। अगर आपकी फैमिली में भी कोई इशू है, उनको इतना मत डरा दो कि वो टेंशन में आ जाए सर। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम आ चुकी है उसको हमें फेस करना है, और भगवान की कृपा से उससे बाहर भी हमें निकलना है। ठीक है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। प्लीज अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। और जिनके घर में प्रॉब्लम चल रही हैं, जितना हो सके मैं दोबारा बोलूंगा, उनको इंस्पायर करो, उनको पॉजिटिविटी फैलाओ। नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी फैलाओ कि हाँ भाई, किसी के अगर घर में इशू है तो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। जरूर सही होंगे। अगर आपका ना इतना कहना ना कि सही हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक कमिटमेंट मेरी फैमिली आज और करेगी, फिर मैं 2 मिनट के अंदर अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जी। मैं 2 मिनट में रिवीजन क्लास स्टार्ट करूंगा। एक मेरी फैमिली कमिटमेंट और करेगी जी, आज से जो भी बच्चा प्रार्थना करेगा ना, आज से हम अपने आप को और अपनी फैमिली को छोड़ के ना, अपनी प्रार्थना में सब लोग बोलेंगे कि भगवान सबको सही रखे। मतलब सब लोगों को काउंट करना स्टार्ट करो सर, सब लोगों को। मैं कह रहा हूं चाहे कोई भी है, अब वो सब कुछ छोड़ के ना, मैं मेरी फैमिली छोड़ के अब आपकी प्रार्थना में सब लोग आने चाहिए। कमिटमेंट कर रहे हो पक्का पक्का? अगर सब लोगों के लिए प्रार्थना करोगे ना, मेरा दिल ये बात कहता है, ये प्रॉब्लम धीरे 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 बहुत जल्दी सही हो जाएगी। ठीक है जी, तो प्लीज आपने प्रार्थना में सब लोग कवर कर रहे हैं, सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बस एक बात ध्यान देना। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर आज हम 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अच्छा, कई बच्चों को ये मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या इस बार एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सीएमए के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, और आपके सीएस इंस्टीट्यूट ने भी कल एक नोटिफिकेशन निकाली है कि वो टाइम आने पे आपको बताएगा, बट अभी आपके एग्जाम सेम टाइम पर हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कब बताएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल हो चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग सर कम से कम 1 महीना पहले बता देना चाहिए, क्योंकि सर ट्रैवलिंग में कहीं कहीं बच्चे कहाँ कहाँ एग्जाम होंगे, वो ट्रैवलिंग कैसे करेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी दोबारा से नोटिफिकेशन निकालेगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे हालात नहीं है कि एग्जाम हो सकते हैं, चाहे वो फेस टू फेस हो चाहे वो ऑनलाइन हो। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं सर, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं फिर एक बात बोलूंगा, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को इजी मान के एग्जाम मत देने जाना जी। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी प्रॉब्लम सही होगी, मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी प्रॉब्लम सही होगी, बट अपनी लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। उम्मीद करेंगे इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी सही स्टेप ले लेंगे। ठीक है जी, उन्होंने कहा ना नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी निकाल देंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है सर, बाकी पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग जून में एग्जाम इस हालात को देखते हुए तो पॉसिबल नहीं हो सकते। ठीक है जी। बाकी आपका एक काम है, आपने तैयारी करनी है। नो डाउट हर घर के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट जितना हो सके ना अपना टाइम अपने यूटिलाइज करना है जी। ठीक है जी। बस ये 1-2 घंटे डेली शाम को आके रिवीजन क्लास में अगर देख लिया करोगे ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 13 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आज हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है सैलरी की जी। लास्ट क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया विद एमसीक्यूज, और बहुत सारे बच्चों के एमसीक्यूज 20 में से 20 भी सही थे सर। उनको स्पेशली मेरी तरफ से पहली बात तो हेड्स ऑफ है जी, कमाल कर रहे हो। अगर आपके 20, 19, 18, 17, 16 तक भी सही है, इट मीन आपने बहुत बड़ा काम किया। बट अगर 15 से कम सही है, इट मीन आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। इधर सुनो ध्यान से, अब अगर मैं सैलरी की बात करूंगा ना, तो आज हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है सैलरी की।
अब सैलरी की रिवीजन आप सब जानते हो आज हमारी कंप्लीट नहीं होगी, इसके 1 2 या 3 पार्ट लगेंगे, बट आराम से रिवीजन करेंगे, बढ़िया से रिवीजन करेंगे। सैलरी में जिन जिन बच्चों को डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और पहले हम करेंगे प्रोविजन, फिर क्वेश्चंस हम करेंगे बाद में, बात ध्यान देना, ठीक है? इधर देखो ध्यान से। नहीं, अब अगर मैं सैलरी की बात करूंगा ना, बट सैलरी के चैप्टर पे आने से पहले एक बात मैंने सोच के बताना। सर आपके इनकम टैक्स में टोटल मिला के 5 हेड होते हैं। मेरी पूरी फैमिली, जितनी फैमिली मेरे सामने बैठी है, पूरी फैमिली बोल दे रही 5 हेड हमारे कौन कौन से होते हैं। एक तो हो गया सैलरी, एक हो गया हाउस प्रॉपर्टी, एक हो गया पीजीबीपी, एक हो गया कैपिटल गेन, एक हो गया अदर सोर्स। अगर मैं सैलरी की बात करूंगा 15 से लेके 17 तक जो सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे सैलरी के होंगे। हाउस प्रॉपर्टी कहां से कहां तक होगा? 22 से लेकर 27 तक हमारा हाउस प्रॉपर्टी होगा। 28 से लेकर 44 डीबी तक आपके जो प्रोविजंस होंगे वो सारे के सारे पीजीपी के होंगे। 45 से लेकर 55 ए तक कैपिटल गेन होगा, और 56 से लेकर 59 तक के जो प्रोविजंस होंगे ना वो सारे के सारे अदर सोर्स के होंगे। इनकम टैक्स में हमारे ये 5 हेड होते हैं। और याद करो सर, मैंने क्लास के अंदर आपको बताया भी था कि इनकम टैक्स का लॉ ये बात कहता है कि इनकम टैक्स में पर्सन इनकम कमाएगा कहां से, मैटर वो नहीं करता, उसकी इनकम जो होगी 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे पहला हेड जो है सैलरी का, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इधर सुना ध्यान से, अगर मैं सैलरी की बात करूंगा ना, तो ये बात तो क्लियर है कि 15 से लेके 17 तक के जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे सैलरी के होंगे। बट गवर्नमेंट ये बात कहती है 15 16 17 इन तीनों सेक्शन के अलावा एक सेक्शन और है जो सैलरी का नहीं है बट सैलरी से लिंक करेगा, दैट इज सेक्शन नंबर 10। अब एक बच्चा कहता है यार सेक्शन नंबर 10 तो सैलरी का नहीं है। दूसरा बच्चा कहता है भाई सर ने कहा तो है वो सैलरी का नहीं है, सैलरी से लिंक करेगा। याद कर सर ने क्लास में अलाउंसेस करवाए थे, याद कर सर ने क्लास में रिटायरमेंट बेनिफिट्स करवाए थे, वो सारे के सारे सेक्शन 10 में कवर होते हैं, इसलिए सैलरी से लिंक करेगा सेक्शन नंबर 10। बस ये बात ध्यान देना। तो एक हमें 15 की रिवीजन करनी है, 16 की रिवीजन करनी है, 17 की करनी है, और एक सेक्शन 10 जो अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा ना वो उसको भी हमें रिवाइज करना है, बात ध्यान देना। अब अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं, अगर आपको सैलरी की इनकम कैलकुलेट करनी है ना, अगर आपको सैलरी की इनकम कैलकुलेट करनी है उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका क्या है जी? गवर्नमेंट ये बात कहती है कि सेक्शन 15 ये बात कह रहा है कि अगर आपको सैलरी की इनकम कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले सेक्शन 17 में आप सेक्शन 10 ऐड कर देना और सेक्शन 16 माइनस कर देना, आपकी सैलरी की इनकम निकल के आएगी। मतलब 15 ये बात कह रहा है, सर दोबारा सुनना, सेक्शन 15 ये बात कहता है कि सेक्शन 17 में सेक्शन 10 ऐड कर देना और सेक्शन 16 माइनस कर देना, आपकी सैलरी की इनकम निकल के आएगी। एक बच्चा कहता सेक्शन 15 की इतनी हिम्मत कि वो ये बात बोल दे कि 17 में 10 ऐड कर दो और 16 माइनस कर दो तो सैलरी की इनकम निकल के आएगी। सेक्शन 15 है किसका? दैट इज चार्जिंग सेक्शन। और याद करो मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी हेड का चार्जिंग सेक्शन ही आपको बताएगा कि इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन ये बात कह रहा है कि सेक्शन 17 की वैल्यू में सेक्शन 10 की वैल्यू ऐड कर देना, सेक्शन 16 की वैल्यू माइनस कर देना, जो बैलेंस होगा वो तुम्हारी सैलरी की इनकम निकल के आएगी। अब सैलरी के चैप्टर की रिवीजन करने से पहले ना ये बात ध्यान दो कि सैलरी में इनकम टैक्सेबल कब होती है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि सैलरी में इनकम टैक्सेबल सिर्फ तब होगी अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर पैसा देने वाला और पैसे लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अगर एग्जिस्ट होगा, उस केस में इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताऊं, आज मेरी रेगुलर बैच में जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं जो मुझे फीस पे करते हैं, क्या वो मेरी सैलरी की इनकम है? आंसर इज नो, क्योंकि ना तो वो मेरे एम्प्लॉयर हैं ना मैं उनका एम्प्लॉय हूं। मेरी इनकम किसकी है? पीजीपी की है। बट अगर मान लो मेरी फैमिली के जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर आपके फादर साहब, मम्मी, भाई, बहन, रिलेटिव कहीं पर भी जॉब करते हैं, वो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो कंपनी वाले जो उनको पेमेंट करेंगे ना उनके हाथ में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करेगा तो एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी की सारी बातें सैलरी की हैं। तो पहली बात तो ये समझो कि सैलरी में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पैसा आ रहा है वो सारा पैसा सैलरी में टैक्सेबल कर दो। पैसा सैलरी में टैक्सेबल तब होगा अगर पैसा देने वाला और पैसा लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अगर एग्जिस्ट होगा तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी। अब एक बच्चा कहता है सर आप तो वैसे ही सीए हो ना, तो सीए की इनकम तो पीजीपी के अंदर जाती होगी। सर मेरी बड़ी बहन जो है वो सीएस बन चुकी है, उसकी इनकम तो पीजीपी के अंदर जाएगी। एक बच्चा कहता सर मेरे पापा सीएस हैं, उनकी इनकम तो पीजीपी के अंदर जाएगी। ये बात भूल के भी मत बोल देना जी, ये बात हर बच्चा ध्यान रखे, ये बात कोई बच्चा भूल के भी नहीं बोलेगा कि अगर कोई सीए है, सीएस है, सीएमए है, उसकी इनकम जो होगी वो हर केस में पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, ऐसा नहीं है। सर एक बात मैंने सोच के बोला, आज क्या कोई भी सीए किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता? एम्प्लॉय होता है।
आज क्या सीएस किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, एम्प्लॉय होते हैं? क्या हर सीएस सीएमए जो होते हैं क्या वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। क्या वो टीचिंग कर रहे होंगे? टीचिंग नहीं कर रहे होते। क्या वो बिजनेस कर रहे होते हैं? बिजनेस नहीं। और बहुत सारे सीएस सीएमए होंगे जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, और जो भी एम्प्लॉय होंगे ना, उनकी इनकम जो होगी वो सैलरी में ही टैक्सेबल होगी, चाहे वो सीए क्यों ना हो, चाहे वो सीएस क्यों ना हो, चाहे वो सीएमए क्यों ना हो। तो रटने वाला बच्चा, एक बात ध्यान दीजिए, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनमें से अगर कोई रटने वाला बच्चा है, पहली बात तो ये समझ ले कि सीए की इनकम हमेशा पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, मैं ये नहीं कह रहा। सीएस की इनकम हमेशा प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी, मैं ये नहीं कह रहा। सीएमए की इनकम हमेशा प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी, मैं ये नहीं कह रहा। वो डिपेंड करता है कि जो उनको पैसा मिल रहा है, पैसा देने वाला कौन है। अब अगर मान लो मैं सीए हूं, मेरा काम टीचिंग का है, मेरा प्रोफेशन है, यहां से इनकम आ रही है, मेरे प्रोफेशन की इनकम है। बट अगर मैं वही किसी कंपनी में एम्प्लॉय होता, अगर कंपनी वाले मुझे पेमेंट करते, तो मेरी इनकम सैलरी की बन जाती। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बाबू, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, बस ये बात ध्यान देना, ये पहली बात अपने दिमाग में गलत फहमी मत डालना कि जो प्रोफेशनल हैं उनकी इनकम प्रोफेशन हेड में ही जाती है। मैं दोबारा बोलूंगा, जो प्रोफेशनल हैं उनकी इनकम भी सैलरी में टैक्सेबल हो सकती है। वो डिपेंड करता है वो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या नहीं। तो अगर वो एम्प्लॉय होंगे तो ट्रीटमेंट सैलरी में होगा, अगर वो एम्प्लॉय नहीं होंगे फिर इनकम ट्रीटमेंट किसमें होगा? पीजीपी के अंदर होगा। ये बात क्लियर हो चुकी है? चलो अब सुनना ध्यान से। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि सैलरी हेड में ना कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, वही इनकम टैक्सेबल होगी जब पैसा देने वाला और पैसा लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा। दूसरी छोटी सी बात और बताऊंगा, फिर सैलरी के चार्जिंग सेक्शन पे आऊंगा। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, एक बात मैंने सोच के बताना। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है, आपने कहा जी अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता अगर होगा तो उस केस में सैलरी में इनकम टैक्सेबल होगी। मान लो ये मिस्टर एक्स हैं और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स जो है ना ये एम्प्लॉयर हैं और मिस्टर वाई जो है एम्प्लॉई हैं। क्या आप में से कोई सिंगल बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर एक्स एम्प्लॉयर है और वाई एम्प्लॉई है तो कौन किसको पेमेंट करेगा? सर पेमेंट करेगा एक्स वाई को पेमेंट करेगा, क्योंकि अगर वाई एम्प्लॉई है तो एक्स जो होगा वो पेमेंट करेगा वाई को। और अगर एक्स वाई को सैलरी की पेमेंट करेगा तो सैलरी का चैप्टर, सर प्लीज बातचीत मत करो, मैं दोबारा बोल रहा हूं बातचीत मत करो। सैलरी का चैप्टर जो है वो हम एक्स के लिए पढ़ेंगे या वाई के लिए पढ़ेंगे? मतलब अगर एक्स ने वाई को सैलरी की पेमेंट की है तो सैलरी का चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या वो एक्स के लिए होगा या वाई के लिए होगा? आपने बिल्कुल सही बोला सर, चैप्टर जो पढ़ेंगे ना वो वाई के लिए पढ़ेंगे। और ये बातें हमने क्लास में काफी अच्छी तरह से डिस्कस की थी कि सैलरी का पूरा चैप्टर, सैलरी का पूरा चैप्टर एम्प्लॉई के हाथ में एप्लीकेबल होगा, एम्प्लॉयर के हाथ में एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान देना। अभी बच्चा कहता है सर फिर जो एम्प्लॉयर ने सैलरी पे की है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पीजीपी के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है तो उसके बिजनेस का खर्चा है, उसका किसका पार्ट है? बिजनेस का ही तो है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पीजीपी के अंदर। बट एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? वो सारी की सारी बातें सैलरी में होंगी। तो पहली बात तो सैलरी का चैप्टर रिवाइज करने से पहले मेरे सामने बैठा हर फैमिली का बच्चा दो लाइन ध्यान सुनेगा। नहीं, पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि भैया सैलरी का चैप्टर तब लगेगा अगर पैसा देने वाला और पैसा लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा। और दूसरी बात, सैलरी के जितने प्रोविजंस होंगे वो सारे प्रोविजन एम्प्लॉय के हाथ में एप्लीकेबल करोगे, एम्प्लॉयर के हाथ में सिंगल प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान देना। अब इन्हीं दोनों बातों के साथ ना अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई जी, एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की टैक्सेबिलिटी होगी। इट मींस अगर कोई एम्प्लॉय है उसको अगर पैसा मिलेगा एम्प्लॉयर से तो सैलरी की इनकम जो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर आपने कहा कि एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी का चैप्टर लगेगा और इनकम जो होगी वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी में टैक्सेबल होगी, बट टैक्सेबल होगी कब? क्योंकि सर हमने ना कई बार घर में सुना है कि जैसे पापा की सैलरी जो है ना वो नॉर्मली 31 तारीख को ड्यू हो जाती है। पापा की सैलरी 30 तारीख को ड्यू हो जाती है, बट एम्प्लॉयर जब पेमेंट करता है अगले महीने की 7 तारीख को करता है। अब पेमेंट कर रहा है पापा को अगले महीने की 7 तारीख को, सैलरी पापा की ड्यू हो गई 30 तारीख को। तो क्या वो सैलरी हमें ड्यू बेस पे टैक्सेबल करनी है या वो सैलरी हमें रिसीव बेस पे टैक्सेबल करनी है? अब देखो कई नालायक बच्चे हैं अपने आप चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर चुके हैं आंसर। मैंने आपके आंसर नहीं मांगा, मैं दोबारा कह रहा हूं सर कुछ बातें ऐसी होंगी कि आपको सुननी पड़ेंगी। जब मैं बोलूंगा ना आंसर लिखो तब आंसर लिखना, पहले सुन लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा आसान चल रही हैं बट काफी सारी गलतियां आप करके रहोगे यहाँ पे। तो प्लीज सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला जी। एक बच्चा कह रहा है सर सैलरी ड्यू हुई मान लो 31 तारीख को, सैलरी मिली अगले महीने की 7 तारीख को, तो मेरे एम्प्लॉय मतलब मेरे पापा के हाथ में सैलरी टैक्सेबल कब होगी? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है
सर ऐसे आप जानते हो ना, अभी ना कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कंपनी वालों के पास ना पैसे नहीं है। तो होगा क्या, जैसे आज हमारी 23 अप्रैल है, आज हमारी 23 अप्रैल है, तो पापा को ना अप्रैल की सैलरी नहीं मिली, और ना ही मार्च की सैलरी मिली, ना ही फरवरी की सैलरी मिली, और ना ही जनवरी की सैलरी मिली। तो पापा को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस महीने की भी सैलरी कंपनी ने बोला कि नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी कह रही है अभी पैसे नहीं है जी, हम बाद में देंगे। बट पापा तो सर 4 महीने काम कर रहे हैं। मैं कहा बिल्कुल कर रहे हैं। तो सर क्या पापा की सैलरी ड्यू हो चुकी है? मैं कहा बिल्कुल हो चुकी है। बट कहता सर पापा को सैलरी तो मिली नहीं। मतलब कई बच्चे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सैलरी ड्यू हो चुकी है, बट अगर सैलरी नहीं मिली तो क्या वो सैलरी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? बच्चों का सेकंड क्वेश्चन ये है। दूसरा बच्चा कहता है यार तेरे पापा की कंपनी वाले तो बड़े बेकार हैं, भाई कंपनी वाले सैलरी टाइम पे दे ही नहीं रहे। देख मेरे पापा के, देख मेरे पापा की कंपनी वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने पूरे साल की सैलरी एडवांस पे कर दी। मेरे पापा ने अभी पूरे साल काम नहीं किया, कोरोना का टाइम है, कंपनी वाले कह ले भाई हर घर में प्रॉब्लम है, तो ऐसा करते हैं पूरे साल की सैलरी ना आप एडवांस में ले लो। मेरे पापा को देख पूरे साल की सैलरी एडवांस मिल गई। अब दूसरा बच्चा कहता है सर इसके पापा को पूरे साल की सैलरी एडवांस मिली है, तो क्या वो सैलरी मतलब इनके पापा के हाथ में अभी टैक्सेबल होगी, या पापा काम करेंगे तब टैक्सेबल होगी? मतलब आपके 3 क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि सैलरी टैक्सेबल ड्यू बेस पे करें या रसीद बेस पे करें। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि कई लोगों की सैलरी ड्यू हो चुकी है, मतलब काम वो कर चुके हैं, बट कंपनी सैलरी पे नहीं कर रही, कह रही कोरोना की प्रॉब्लम है, अभी हम सैलरी पे नहीं करेंगे, बाद में पे करेंगे, उस केस में क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कई कंपनी वाले बहुत अच्छे हैं, वो अगले 6 महीने की सैलरी एडवांस पे कर चुके हैं, अगले 1 साल की सैलरी एडवांस पे कर चुके हैं। भाई घर में प्रॉब्लम है, कैसे घर चलेगा, सबके घर के अंदर प्रॉब्लम है, लो 1 साल की सैलरी एडवांस पे ले लो। अब जिन लोगों को सैलरी एडवांस में मिली है उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेक्शन 15 के पास है। जब हम सब मिलके सेक्शन 15 के पास जाएंगे, सेक्शन 15 हमें जरूर आंसर देगा। अब जैसे ही सारे बच्चे मिलके सेक्शन 15 के पास गए और सेक्शन 15 से बोला, सेक्शन 15 दुहाई हो, सेक्शन 15 ने बोला क्या हुआ? उसने कहा ऐसे 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 और ऐसे 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 कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी सैलरी टैक्सेबल कब होगी। सेक्शन 15 ने बोला टेंशन मत लो, सैलरी तुम्हारी टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस और रसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब दोनों में से जो भी अर्लियर होगा ना, सैलरी उस बेस पर टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना। एक बच्चा कहता है सर मतलब अगर सैलरी ड्यू पहले हो रही है, रिसीव बाद में हो रही है, तो क्या वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी? मैं कहा बिल्कुल। दूसरा बच्चा कहता है सर अगर सैलरी रिसीव पहले हो रही है, ड्यू बाद में हो रही है, क्या वो रिसीव बेस पे होगी? मैं कहा बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कह रही है दोनों में से जो भी अर्लियर होगा ना, सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। अब बच्चे के क्वेश्चन सुनो। एक बच्चा कहता है सर फिर मेरे पापा जिस कंपनी में जॉब करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीने में मेरे पापा काम कर रहे हैं, बट अभी तक कंपनी ने पेमेंट नहीं की, कंपनी कह रही पेमेंट करेंगे बाद में। तो इन 4 महीनों की सैलरी ड्यू हो चुकी है, बट मिलेगी बाद में, तो क्या पापा को इन सैलरी पर टैक्स अभी देना पड़ेगा? आंसर इज यस। सर हार्डशिप नहीं है, गवर्नमेंट कह रही हार्डशिप है, तो हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट कह रही भैया हमारे प्रोविजन क्लियर है कि सैलरी टैक्सेबल जो होगी ना वो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर बेस पे होगी, बस ये पर ध्यान देना। और जिन लोगों को सैलरी एडवांस मिल चुकी है वो भी खुश ना हो जी। अगर सैलरी पापा को 1 साल की एडवांस मिल चुकी है, तो एडवांस सैलरी पर पापा को अभी टैक्स देना पड़ेगा, चाहे पापा ने अभी काम किया भी ना हो, क्योंकि एडवांस सैलरी मींस रसीव पहले हो गया, ड्यू बाद में होगी, तो वो रसीव बेस पे टैक्सेबल होगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ घूर के मत देखो। बच्चा कह रहा है सर आपको ना हम मार देंगे यहीं से कि आप सैलरी हमारे पापा के हाथ में टैक्सेबल क्यों कर रहे हो। मैं कहा बच्चे मैंने थोड़ा बोला है, सेक्शन 15 ये बात कह रहा है, सेक्शन 15 ये बात कह रहा है। आपको विश्वास नहीं होता ना मेरी बात पे, ये देख लो सेक्शन 15 में क्या लिखा हुआ है। देखो सैलरी टैक्सेबल होगी, देखो जी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर पहले ड्यू हो चुकी है, अगर पहले ड्यू हो चुकी है तो वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल है, अगर पहले रिसीव हो चुकी है तो वो रिसीव बेस पे टैक्सेबल है। अब एक बच्चा टेंशन के अंदर बैठा है, कहता सर एक तो देखो मेरे पापा को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की सैलरी मिली नहीं, अब अगर वो सैलरी नहीं मिली तो आपने तो कहा वो टैक्सेबल अभी कर देंगे। मैं कहा बिल्कुल करनी पड़ेगी, सेक्शन 15 ये बात कह रहे हैं। बट सर अगर मान लो बाद में पापा को जब वो सैलरी मिलेगी, तो पैसा मिलेगा, तो क्या तो भी टैक्सेबल होगा? मैं कहा फिर क्यों होगा? कहता बट सैलरी तो मिल रही है ना। मैं कहा मिल रही है, बट ऑलरेडी उस सैलरी में तो पापा टैक्स पे कर चुके हैं। और दूसरे बच्चे का भी सेम क्वेश्चन था कि सर अगर 1 साल की सैलरी एडवांस मिल गई है, आपने कहा एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी, तो जब सैलरी बाद में ड्यू होगी, जब आप उसके लिए काम करेंगे, क्या वो दोबारा टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो।
मेरी पूरी फैमिली ये बात समझ ले, अगर सैलरी ड्यू बेस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो बाद में रिसीव होगी तब टैक्सेबल नहीं होगी, और अगर सैलरी जब रिसीव बेस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो बाद में जब ड्यू होगी फिर टैक्सेबल नहीं होगी। तो सर एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा, टेंशन मत लो सर। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर ऑलरेडी वो टैक्सेबल हो चुकी है दोबारा वो टैक्सेबल नहीं होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अगर ड्यू बेस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो रिसीव बेस पे दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, और अगर रिसीव बेस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो फिर ड्यू बेस पे टैक्सेबल नहीं होगी, बस ये बात ध्यान देना। ये बात क्लियर है जी। तो पहली बात तो मुझे फटाफट से अब चैट बॉक्स भर जाए, अब चैट बॉक्स भर जाए दोबारा से। अब मुझे बताओ जी सैलरी टैक्सेबल करनी है किस बेस पे करनी है? हाँ जी, सैलरी टैक्सेबल करनी है किस बेस पे करनी है? ड्यू बेस पे करनी है, रिसीव बेस पे करनी है, या अर्लियर बेस पे करनी है? अर्लियर बेस पे करनी है। ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर जो होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना। ये बात क्लियर है। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे ना, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, एमसीक्यूज कराऊंगा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी किसी बच्चे के दिमाग में डाउट ना हो कि हईराम क्वेश्चन कैसा बनेगा। आपका भाई बैठा है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन देखे ना, एमसीक्यूज क्वेश्चन देखे ना, उसमें कोई दिक्कत आई है? खुद सोचना क्या वो क्वेश्चन बढ़िया नहीं थे? सर इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको दूंगा ना, आप कहोगे सर एग्जाम इसमें से बनेगा। तो क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, पहले प्रोविजन समझो, प्रोविजन क्या है, क्योंकि अगर प्रोविजन ही क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन क्या समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लो जी, सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब एक बात ध्यान देना चाहिए, दूसरा पॉइंट एक बात ध्यान देना। अब वैसे तो सैलरी की इनकम जो होती है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। वैसे तो अगर किसी को सैलरी मिलती है ना वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, बट एक केस छोड़ के। एक केस कौन छोड़ के? अगर पार्टनर्स को, ध्यान सुना, अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रही है, अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी जो होती है ना वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती, उसका ट्रीटमेंट पीजीपी के अंदर होता है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो सैलरी में नहीं होगा, पीजीपी के अंदर होगा। तो वैसे सैलरी हर केस में सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, बट अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिलेगी, अगर किसी बच्चे ने पीजीपी पढ़ाओ, अगर पीजीपी आपने सही ढंग से पढ़ाओ, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, उसमें साफ साफ लिखा है पीजीपी का कि सैलरी अगर पार्टनरशिप फर्म से मिल रही है वो पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है जी, सैलरी रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीपी। उसके बाद जी, अगर सैलरी मिल रही है एमपी एमएलए को शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। तो बस ये बात ध्यान दो, एमपी एमएलए की सैलरी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली पार्टनर को सैलरी पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, जो नॉर्मल सैलरी होगी, जो नॉर्मल एम्प्लॉई होंगे ना उनकी सैलरी जो होगी वो सैलरी हेड में होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो कई बार ना आपके एग्जाम में, मेरे बच्चों के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार बन गया, बच्चा रट के जाता है, कह रहा भाई मैं तो पेपर में ना सैलरी जहां दिखेगा ना सैलरी हेड लिखाऊंगा। दूसरा बच्चा कहता है मैं तेरे साथ हूं, जहां सैलरी हेड दिखेगा वहीं सैलरी हेड लिखाऊंगा। तीसरा बच्चा कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, पहले देख लेना क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रही है पीजीपी के अंदर जाएगी, अगर एमपी एमएलए वाली सैलरी होगी अदर्स उसमें जाएगी। हाँ, जो नॉर्मल एम्प्लॉई हैं उस एम्प्लॉई को मिलने वाली सैलरी जो होगी ना वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना। तो मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा ये बात ध्यान दे, गलती से भी आप ये गलती मत करके आना कि बिना देखे सैलरी को सैलरी हेड में टैक्सेबल कराओ। उसके बाद देखो मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो टैक्सेबल करोगे सैलरी में, और अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है, सर गेम सिर्फ एक वर्ड की है, गेम सिर्फ एक वर्ड की है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो वो टैक्सेबल होगा सैलरी में, और अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा ना ये टैक्सेबल होगा पीजीपी। आपको मैंने पहले भी कहा था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस प्रोफेशनल सर्विस होती है। तो आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, आने वाली इनकम कहां जाएगी? सैलरी हेड में। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो फिर तो वो प्रोफेशनल हो गया जी, अगर प्रोफेशनल काम हो गया तो इनकम टैक्सेबल कहां पर होगी? पीजीपी के अंदर। ये बात क्लियर हो गई जी। तो ये बातें, और मुझे फटाफट से, मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले ना अब चैट बॉक्स भर जाएगी, अब चैट बॉक्स भर जाए, मैं कह रहा हूं तूफान आ जाए तूफान। जल्दी बताओ जी, चैप्टर स्टार्ट हमने कौन सा किया आज? रिवीजन में चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया? सैलरी। स्टार्ट कहां से होगा? 15। खत्म कहां पे होगा? 17। 15 से लेकर 17 सारे सेक्शन किसके होंगे? सैलरी के। फिर एक सेक्शन और होगा जो सैलरी से लिंक करेगा, कौन सा होगा? सेक्शन नंबर 10। इतना बोल दो, सेक्शन 15 क्या बोलते हैं? सैलरी की इनकम कैसे निकालेंगे? सेक्शन 15 क्या बोलता है? सैलरी की इनकम कैसे निकालेंगे? 17 में सेक्शन 10 ऐड करोगे, सेक्शन 16 माइनस करोगे, आपकी सैलरी की इनकम निकल के आ जाएगी। सेक्शन 15 कहने वाला कौन है? चार्जिंग सेक्शन।
चार्जिंग सेक्शन ने क्या बोला कि सैलरी की इनकम टैक्सेबल कब होगी जी, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर ड्यू पहले है तो ड्यू बेस पे होगी, अगर रिसीव पहले होगी तो रिसीव बेस पे होगी। उसके बाद सैलरी में इनकम जो होगी वो सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी, एम्प्लॉयर के हाथ में ट्रीटमेंट सैलरी हेड में नहीं होगा। तीसरा मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन अगर होगा तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। फिर चौथा मैंने बोला कि हर पर्सन की सैलरी सैलरी हेड में नहीं जाती, अगर पार्टनरशिप हमसे पार्टनर को सैलरी मिलेगी कहां जाएगी, पीजीपी के अंदर। दूसरा बोलो जी, अगर एमपी एमएलए को पैसा मिल रहा है कहां जाएगा, अदर सोर्स के अंदर। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है कहां जाएगा, सैलरी में। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है वो कहां जाएगा, पीजीपी के अंदर। ये बात ध्यान देना, ठीक है। अब इधर सुना ध्यान से, आगे बढ़ने से पहले ना एक दो बातें मुझे और बतानी है। एक बात मैंने सोच के बताओ जी, याद करो आपने सैलरी के चैप्टर में ना दो पॉइंट मैंने क्लास में करवाए थे, अगर आपको ध्यान आता हो। एक पॉइंट मैंने कराया था जी सरेंडर ऑफ सैलरी, और एक मैंने करवाया था फोर गोइंग ऑफ सैलरी, अगर आपको ध्यान आता हो। एक तो मैंने कहा था सरेंडर ऑफ सैलरी और एक मैंने कहा था फोर गोइंग ऑफ सैलरी। मेरी क्लास में कई बच्चे सामने बैठे हैं जिनको वो कॉन्सेप्ट ध्यान आ चुका होगा। याद करो मैंने कहा था सरेंडर ऑफ सैलरी जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, फोर गोइंग ऑफ सैलरी जो होता है वो टैक्सेबल होता है। एक बच्चा कहता है भैया कराया होगा आपने अपनी क्लास में, हमें क्या पता, हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सर, हम तो आपके सहारे हैं। आप थोड़ा रिवीजन क्लास में एक्सप्लेन करके बताओ ये सरेंडर और फोर गोइंग का मतलब क्या होता है। सरेंडर फोर गोइंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जी, इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉई हो। अच्छा गुस्सा मत हो यार, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। बच्चा कह रहा है मैं एम्प्लॉई कैसे बना दिया आपने। चलो मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, अब तो ठीक है। मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, ध्यान सुनना, मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉई हूँ और मेरी सैलरी जो है 50,000 पर मंथ है। मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ है। अब जब मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ है ना, तो मैंने पहले ही बोल दिया, अभी मैंने काम करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने पहले ही बोल दिया कि इसका सिंगल पैसा भी मैं नहीं लूंगा, इसका सिंगल पैसा भी मैं नहीं लूंगा। ये सारी सैलरी डोनेट कर दो, ये सारी सैलरी मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैं यहां पे इस अकाउंट में डाल रहा हूं, ये सारी सैलरी पब्लिक वेलफेयर में यूज होगी। अब सोच के बोलना, अगर पैसा ड्यू होने से पहले ही, मैंने काम करने से पहले ही ये बोल दिया ये पैसा मुझे नहीं लेना, तो गवर्नमेंट कहती है दैट इज सरेंडर ऑफ सैलरी, उस केस में ये पैसा तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा केस क्या है जी, मैंने पूरा महीना काम किया, मैंने पूरा महीना काम किया, तो नाम क्या आपका, दक्ष। दक्ष ने मुझे कहा कि सर आपने पूरा महीना काम किया है, ऐसा करो ये आपकी सैलरी है, 50,000 रुपए का चेक है, ये 50,000 रुपए का चेक ले जाओ। मैं कहा दक्ष ऐसा करो यार, इस 50,000 में से ना 40,000 रुपए इस ट्रस्ट को डोनेट कर दो। मैं कहा 50,000 में से 40,000 रुपए इस ट्रस्ट को डोनेट कर दो। तो गवर्नमेंट कह रही है अब जो तुम 40,000 रुपए किसी ट्रस्ट को डोनेट करने की बात कर रहे हो ना, तुम ये मत सोच लेना ये 40,000 रुपए तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे। ये 40,000 रुपए जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, मतलब तुम अपनी डायरेक्शन से बता रहे हो कि तुम्हारा पैसा ड्यू हो चुका है, तुम्हारा पैसा ड्यू हो चुका है, उसके बाद तुम कह रहे हो कि 40,000 रुपए यहां डोनेट कर दो, तो तुम्हारी सैलरी की इनकम जो होगी ना वो 50,000 ही होगी। ये मत कहना कि इनकम मेरी 10,000 है। बच्चा कहता है सर तो उसने 40,000 डोनेट कर दिया ना, तो गवर्नमेंट कहती पहले कर देते भाई, अगर ड्यू होने से पहले कर देते तो वो सरेंडर में कवर होते। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा, अगर ड्यू होने के बाद आपने सैलरी छोड़ी है दैट इज फोर गोइंग ऑफ सैलरी, वो टैक्सेबल होगी। अगर ड्यू होने से पहले ही आपने पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दिया दैट इज सरेंडर ऑफ सैलरी, उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगी। बच्चा कहता अब हमें थोड़ा समझ में आया है। देख लो अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, देखो जी, सैलरी फोरगोन इज ऑलवेज टैक्सेबल सिंस इट इज मेयरली एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सैलरी, वो सैलरी नहीं मानी जाएगी। तो सिंपल सी बात, बस ये बात ध्यान देना सर, मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि भैया सरेंडर और फोरगोइंग के अंदर क्या फर्क होता है। एक बार लास्ट टाइम बोलूंगा, जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं मेहरबानी करके बातचीत मत करें, चैप्टर चल रहा है सैलरी का, चैप्टर चल रहा है सैलरी का। और आपको दिखा दूंगा आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन जो होंगे सैलरी के होंगे, और इस बार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बने हैं, इस बार दिसंबर के एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बने हैं सैलरी के, बच्चों के तोते उड़ गए हैं जी। बच्चा कह रहा क्वेश्चन ही पता नहीं कहां से आ गया। एक बार रिवीजन कर लो, जब वो क्वेश्चन कराऊंगा ना आप खुद कहोगे क्वेश्चन तो सही आया था, हमने सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो हम 2 मिनट के अंदर ब्लेम तो कर देते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया, आप ये नहीं सोचते कि आपने पढ़ते टाइम बातें की थी। और अगर पढ़ते टाइम मल्टी काम करोगे, मल्टी आप सोच रहे हो कि आपका मल्टी माइंड है, सर मल्टी मल्टी डबल माइंड नहीं।
अगर आप पढ़ते हुए आप व्हाट्सएप भी चलाओगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो पढ़ाई में ध्यान आपका नहीं है। तो प्लीज सुनना ध्यान से, दोबारा बोलूंगा लास्ट टाइम उन बच्चों के लिए जो बातचीत कर रहे थे कि आपकी सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी और फोर गोइंग के अंदर फर्क क्या है। अगर सरेंडर ऑफ सैलरी की बात करेंगे तो वो क्या होगी, नॉन टैक्सेबल। अगर फोर गोइंग की बात करेंगे तो फोर गोइंग मींस पैसा ड्यू होने के बाद छोड़ना, वो आपका सैलरी में ही कवर होगा, वो टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान दें। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, अब सैलरी में जितने प्रोविजंस हैं, सैलरी में जितने सेक्शंस हैं, वो सारे किसके हाथ में लगेंगे, एम्प्लॉयर के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में। देखो क्या लिखा है, ऑल सेक्शंस ऑफ सैलरी एप्लीकेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, नॉट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद एवरी पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करेगा, वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी बन जाएगा, बस ये बात ध्यान देना। अब एक पॉइंट मुझे बताना है, उसके बाद सेक्शन 15 मेरा खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 के, फिर हमारे सारे पॉइंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। मेरा क्वेश्चन है जी एरियर्स ऑफ सैलरी। मेरा क्वेश्चन आपसे है एरियर्स ऑफ सैलरी। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है एरियर्स, एरियर्स ऑफ सैलरी का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। क्लास में मेरी फैमिली का जो बच्चे सामने बैठे हैं इस टाइम यूट्यूब के ऊपर, कोई सिंगल बच्चा बताना चाहता हो कि एरियर्स ऑफ सैलरी में ट्रीटमेंट क्या करते हैं। क्या करते हैं, टैक्सेबल करते हैं। कब करते हैं टैक्सेबल, जब एरियर्स रिसीव होते हैं तब टैक्सेबल करते हैं। चलो इधर सुनो ध्यान से, आपने कुछ हद तक सही बताया बट कुछ बातें आपने गलत बोली हैं। एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताना, एरियर्स का मींस क्या होता है कि रुका हुआ पैसा। एरियर्स मींस क्या होता है, पिछले सालों की कुछ सैलरी मेरी रुकी हुई थी, वो सारा पैसा गवर्नमेंट मुझे अब दे रही है। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताना, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी आज हमारी है, आज हमारी 23 अप्रैल 2021 है, आज हमारी ये डेट है। मान लो एक कंपनी में ना, एक कंपनी में मैं 2018 से काम कर रहा था, एक कंपनी में 2018 से काम कर रहा था। अब 18 की कुछ सैलरी, मतलब 3 लाख रुपए की मान लो सैलरी, 3 लाख रुपए की सैलरी उस टाइम मुझे नहीं मिली थी। नहीं मिलने का मतलब क्या कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए थी, बट उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई नहीं थी। 3 लाख रुपए की सैलरी थी। फिर 2019 में मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए थी 3 लाख रुपए की, वो सैलरी बढ़ाई नहीं थी। फिर 2020 में मेरी सैलरी 2 लाख से बढ़नी चाहिए, वो सैलरी बढ़ाई नहीं थी। 2021 में मान लो मैंने केस फाइल कर दिया, मैंने केस फाइल किया और हाई कोर्ट ने बोला या डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया इस कंपनी को सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, और अब से नहीं, स्टार्टिंग से जब तुमने जॉब ज्वाइन की थी, अब जब से मैंने जॉब ज्वाइन की थी तब से सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। और सोच के बोलना, अब जो ये पैसा मुझे सारा अब मिलने जा रहा है ना, इसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी। मतलब जो ये रुका हुआ पैसा मुझे अब मिलेगा, क्या होगा, ये ट्रीटमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट कहते हैं सैलरी में ट्रीटमेंट कैसे होगा। आप सुनना ध्यान से, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बातचीत बिल्कुल बंद कर दो जी। सोच के बोला, 18 में जब ये 3 लाख रुपए की सैलरी मेरी बढ़नी चाहिए, उस टाइम बढ़ी नहीं थी, उस टाइम मुझे पैसा मिला नहीं था। मान लो उस टाइम टैक्स का रेट था 10%, 19 में भी टैक्स का रेट था 10%, और 2020 में टैक्स का रेट था 10%, बट 2021 में रेट हो गया 20%। अब जब ये सारा बढ़ा हुआ पैसा मुझे अब 2021 के अंदर मिलेगा, तो क्या मेरे ऊपर हार्डशिप नहीं होगी, बिल्कुल हार्डशिप होगी। मैंने गवर्नमेंट से बोला कि गवर्नमेंट क्या चक्कर है कि आप तो सारे पैसे पर 20% टैक्स लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही 20 तो लगेगा, कि 2021 का जो रेट होगा वही तो एप्लीकेबल करेंगे। मैं कहा गवर्नमेंट कैसी बातें कर रहे हो कि जो ये मुझे सैलरी के एरियर्स मिले हैं ये इस साल के थोड़े हैं, ये तो पिछले 3 सालों के हैं, और उन सालों में रेट 10% था। तो भैया मेरी गलती क्या है कि जब मुझे एरियर्स उस साल में नहीं मिले तो मैं इस साल के रेट से टैक्स क्यों पे करूं। तो गवर्नमेंट ने, याद करो, याद करो, मैंने क्लास में एक सेक्शन करवाया था, सेक्शन नंबर 89(1), जो मैंने कहा था रिलीफ इन केस ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपको सैलरी के एरियर्स मिलते हैं उस केस में आपको रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ कैसे मिलेगा, जो तुम्हें सैलरी के एरियर्स मिले, इस साल जो रेट है वो टैक्स निकाल लो, अगर ये पैसा उन सालों में मिलता और उन सालों का रेट क्या था उसके बेस पे निकाल लो, जितना ज्यादा टैक्स तुम्हारा अभी बन रहा है उतने का हमसे रिलीफ ले लो। और याद करो मैंने क्लास में एक लाइन बोली थी कि अल्टीमेटली आपको वही टैक्स देना पड़ेगा जो उन सालों में आप पे करते, मतलब जो भी टैक्स आप उन सालों के अंदर पे करते ना, गवर्नमेंट करिए अल्टीमेटली वही पे कर दो। तो मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे,
मेरी पूरी फैमिली, बस ये बात ध्यान दे, अगर किसी के फादर को, मदर को, रिलेटिव को अगर एरियर्स मिलते हैं, और अगर एरियर्स के टाइम पर आज रेट हमारा ज्यादा है, और एरियर्स उन सालों से बिलोंग करते हैं जिन सालों में रेट कम था, तो फिर गवर्नमेंट कहती है जितना डिफरेंस होगा उतने का हमसे रिलीफ ले लो और बैलेंस टैक्स हमें पे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अल्टीमेटली तुम्हें वही टैक्स पे करना होगा जो तुम उन सालों के अंदर पे करते, बस ये पर ध्यान दें। ठीक है, तो देखो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी भी है जी। मैंने क्या लिखा है कि एरियर्स ऑफ सैलरी शेल बी चार्जेबल टू टैक्स बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). मतलब एरियर्स ऑफ सैलरी जो होंगे वो टैक्सेबल होंगे, बट ऐसे नहीं, 89(1) का जो रिलीफ है उसको माइनस करने के बाद जो होगा ना तब टैक्सेबल होंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो अब जाके सेक्शन 15 की ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब जाके फाइनली हमारा सेक्शन 15 खत्म हो जाता है, और मैं दो बच्चों का नाम लूंगा जी। मैं दो बच्चों का नाम लूंगा। पहला बच्चा है, क्या नाम आपका, हर्षिता। पहली बच्ची है हर्षिता, और दूसरा बच्चा है जी, क्या नाम आपका, विकास। बच्चा कह रहा है विकास कौन आ गया, विकास कौन आ गया सर, विकास नालायक, एक ही विकास थोड़ा है, और भी तो विकास हो सकते हैं, हद हो गई बिल्कुल जी। ठीक है, अब पहली बच्ची है हर्षिता। हर्षिता आप बताओ फटाफट से, इतना बता दो बस, सैलरी की इनकम टैक्सेबल किस साइड में होती है जी? सैलरी जो मिलेगी एम्प्लॉयर से कहां टैक्सेबल करोगे, सैलरी हेड में। क्या सारी सैलरी सैलरी हेड में करोगे? आंसर इज नो। फटाफट से बोल दो, अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रही है पीजीपी के अंदर टैक्सेबल करोगे। अगर एमपी एमएलए वाले केस में है अदर्स उसमें करोगे। नॉर्मल सैलरी सैलरी हेड में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सैलरी होगा तो सैलरी में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सैलरी होगा तो पीजीपी के अंदर। ये सारी बातें आपने बताई है। हर्षिता, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सैलरी टैक्सेबल करोगे किस बेस पे करोगे? सर सिंपल सी बात है, ड्यू बेस और रसी बेस, विच एवर इज अर्लियर जो होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल करेंगे। ये बातें आपने बताई है। अगला क्वेश्चन मेरा विकास आपसे ही है। विकास एक बात बताओ, अब जो ये सैलरी में आप सैलरी मतलब सैलरी हेड में सैलरी की इनकम टैक्सेबल कर रहे हो, दो टर्म्स होती हैं, सरेंडर ऑफ सैलरी और फोर गोइंग ऑफ सैलरी। इनका ट्रीटमेंट क्या करोगे? सर फोर गोइंग का मतलब होता है कि अगर सैलरी ड्यू हो चुकी है, बाद में मैंने छोड़ी है, तो वो सैलरी टैक्सेबल होगी। सरेंडर मींस क्या था कि ड्यू होने से पहले ही मैंने छोड़ दी है, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगी। इन दोनों का मीनिंग ये होता है। और सर फिर एक आपने अभी बताया, एरियर्स ऑफ सैलरी जो होते हैं वो भी टैक्सेबल होते हैं, बट उस केस में रिलीफ मिलता है। रिलीफ कैसे मिलेगा? जितने एरियर्स मिले इस साल का जो रेट है वो निकाल लिया। अब ये एरियर्स जिन सालों से बिलोंग करते हैं उस साल में क्या टैक्स था वो निकाल लिया। अगर आज टैक्स ज्यादा है तो रिलीफ माइनस करके जो बैलेंस टैक्स आएगा वो हमें पे करना पड़ेगा। ये सारी बातें आपने बताई है। और एक बात सर आपने और बताई है कि सैलरी में जो प्रोविजन होंगे ना, जो प्रोविजन होंगे वो एम्प्लॉई के हाथ में एप्लीकेबल करने हैं, एम्प्लॉयर के हाथ में एप्लीकेबल नहीं करने। ये सारी बातें आपने हमें बताई। ठीक है, तो ये सारी बातें फाइनली इनके साथ ही हमारा सेक्शन 15 जो है वो रिवाइज हो जाता है जी। अब सुनना ध्यान से, अब सेक्शन 15 के बाद ना, सेक्शन 15 के बाद अब एक सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 है वो हमारा है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 16 हमारा है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। अब प्लीज ध्यान सुना, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या है? सर एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ, एक तो वर्ड होता है डिडक्शन, एक वर्ड होता है एग्जम्पशन। इन दोनों में कोई मुझे डिफरेंस बताना चाहता हो, एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क होता है? जी आप बताओ, एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क होता है? नाम क्या आपका जी? राहुल। राहुल कह रहे हैं सर एग्जम्पशन का मतलब ये होता है कि वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी। मतलब ऐसा पैसा जो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा ना, उसको एग्जम्पशन बोलते हैं। और डिडक्शन मींस क्या होता है कि पहले वो ऐड होगा फिर माइनस होगा। तो सर एग्जम्पशन हमारी इनकम का पार्ट ही नहीं बनता, इनकम में ऐड ही नहीं होता। और डिडक्शन जो होती है ना, पहले ऐड होती है फिर माइनस होती है। बहुत बढ़िया जी, आपने बहुत सही आंसर दिया कि भैया एग्जम्पशन आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, डिडक्शन पहले ऐड होंगी फिर माइनस होंगी। तो देखो मैंने लिखा भी है जी, एग्जम्पशन आपकी इनकम में ऐड नहीं होती, डिडक्शन जो होती हैं पहले ऐड होती हैं फिर माइनस होती हैं। बात ध्यान देना, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अब जो मैं सेक्शन 16 करवाने जा रहा हूं ना सैलरी का, सेक्शन 16 जो है दैट इज डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 16 किस कह रही है? एक बार चैट बॉक्स में सब बच्चे मेरे कहने पर लिखेंगे सेक्शन 16 किसका है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। आर पता लग जाएगा। सेक्शन 16 की हेडिंग लिखो जी। सेक्शन 16 की हेडिंग क्या है? डिडक्शन, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। ये हमारा सेक्शन 16 है। और सेक्शन 16 में ना टोटल मिला के एक तो 16(1)(a) है। सेक्शन 16 में एक तो सेक्शन 16(1)(a) है,
एक सेक्शन 16.2 है और एक सेक्शन 16.3 है। ये 3 हमें करने हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। प्लीज अब 10 मिनट शांत होकर बैठ जाना, और आप 10 मिनट में ना कुछ बातें ऐसी सीखोगे जो अपने रेगुलर बैच में नहीं सीखी होंगी। रिवीजन क्लास में ही कुछ ऐसी बातें सिखा दूंगा जो अपने रेगुलर क्लास में भी नहीं सीखी होंगी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। एक बार सेक्शन 16 की, एक बार सेक्शन 16 की दोबारा हेडिंग बोलना, हेडिंग क्या लिखी है आपने चैट बॉक्स में, क्या लिखी है? डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। अब एक बात सोच के बताओ, याद करो बचपन के दिन थे जब आपने क्लास में रेगुलर बैच स्टार्ट किया था। जो बच्चे भी मेरे नए बैच वाले हैं उनका तो बैच खत्म हो चुका है, जो पुराने बैच वाले होंगे उनका भी खत्म हो चुका है, जो कहीं और से पढ़े होंगे उनका भी खत्म हो चुका है। याद करो आप बिल्कुल बचपन में तो छोटे छोटे बच्चे होते थे, और जब इनकम टैक्स की पहली दूसरी या थर्ड क्लास थी ना, आपको मैंने तब कहा था कि एक होती है डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, एक होती है डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, और मेरी सारी फैमिली यस बोलेगी। याद करो आपने क्लास में क्या था कि ग्रोस टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्शंस माइनस कर देते हैं फिर हमारी टोटल इनकम निकल के आती है। अब एक तो होती है वो डिडक्शन, एक होती है ये डिडक्शन। मैंने क्या बोला? एक तो होती है वो डिडक्शन, एक होती है ये डिडक्शन। उस डिडक्शन को बोलते हैं एक्सटर्नल और इसको बोलते हैं इंटरनल। और ये बातें क्लास में मैंने डायग्राम के थ्रू समझाई थी कि डिडक्शन की दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होती है इंटरनल और एक दूसरी होती है एक्सटर्नल। सर ये तो आज हमने नया वर्ड सुना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर सुना है तो मैंने कहा था ना 10 मिनट में कुछ नई बात सीखोगे। इंटरनल डिडक्शन मींस ऐसी डिडक्शन जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम निकालते हो माइनस होती है। इट मींस अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी की इनकम निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, पीजीपी निकालनी है, कैपिटल गेन निकालनी है, इनकी इनकम निकालते हुए जो डिडक्शंस माइनस होंगी ना उसको बोलते हैं इंटरनल। बट जब मेरी सारी इनकम निकल जाएगी, जब ग्रोस टोटल इनकम निकल जाएगी, उसमें से जो माइनस होंगी उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। बच्चा कहता है सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल के बिना क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल भी देंगे। याद करो सैलरी की इनकम निकालने के लिए सेक्शन 16 आपको मैंने क्या कहा था, इधर देखो नालायक को, अगर कोई बच्चा क्लास में अगर सही तरह से जाग के पढ़ रहा होता ना, आपको मैंने कहा था सेक्शन 15 बोलता है 17 में सेक्शन 10 ऐड कर दो, 16 माइनस कर दो, तब सैलरी की इनकम आएगी। तो मैंने क्या कहा था कि सैलरी की इनकम निकालने के लिए सेक्शन 16 माइनस करना पड़ता है। अब जब सैलरी की इनकम निकालने के लिए सेक्शन 16 माइनस करोगे, दैट इज डिडक्शन, वो कौन सी है? इंटरनल है। याद करो हाउस प्रॉपर्टी, जब मैं रिवाइज कराऊंगा जी, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर, अगर कोई बच्चा हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत याद उसको आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर की इनकम निकालते हुए सेक्शन 24 डिडक्शन का है। याद कहां से आएगा? भूल चुके होंगे ना आप तो। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट वाला पॉइंट। पीजीपी के अंदर सेक्शन 30 से लेके 38 तक सारे सेक्शन डिडक्शन के हैं। अदर सोर्स में सेक्शन 57 डिडक्शन का है। तो हर हेड में कोई ना कोई सेक्शन जरूर होता है डिडक्शन का, उसको बोलते हैं इंटरनल। बट जब सारी इनकम निकल जाएगी, जब ग्रोस टोटल इनकम निकल जाएगी, उस टाइम जो माइनस करेंगे वो क्या होगी? एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखो जी डिडक्शन की दो कैटेगरी होती हैं, आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं जी। एक तो होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? डिडक्ट फ्रॉम इनकम ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम निकालते माइनस करेंगे वो बोलेंगे इंटरनल। जैसे सैलरी के लिए सेक्शन 16 है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए 24 है, पीजीपी के लिए 30 से लेकर 38 है। बट अगर ग्रोस टोटल इनकम में से टोटल इनकम निकालने के लिए माइनस करेंगे, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जितनी आपकी डिडक्शंस हैं वो सारी की सारी कौन सी है? एक्सटर्नल है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए जी डिडक्शन की दो कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, तो आप क्या लिख के क्या होगे? इंटरनल और एक्सटर्नल, बस ये पर ध्यान देना। तो अब जो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जी, अब जो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं वो है जी इंटरनल। इधर सुना ध्यान से, इधर सुना ध्यान से। अब सेक्शन 16 के मैंने क्या बोला? हमें 3 सबसेक्शन करने हैं। एक तो 16(1)(a), एक हमें करना है 16(2) और एक हमें करना है 16(3). अब मुझे नहीं पता नहीं कितने बच्चे घर से सैलरी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं। कई बच्चे तो बस उठ के आ जाते हैं, आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, आज छोले पूरी का प्रसाद मिलेगा, 1.5-2 घंटे का सत्संग होता है जी, ढोल की चिमटे के साथ होता है, हर बच्चा प्रसाद लेके जाएगा, कोई बच्चा बिना छोले पूरी के प्रसाद के नहीं जाएगा।
कई बच्चे तो ये सोच के आते हैं आज विवेक सर जगराता करेंगे, आज विवेक सर डांस करके दिखाएंगे, मुजरा करके दिखाएंगे, आराम से मंत्र मुग्ध होके हम उनका आनंद बस ये करेंगे। पढ़ के ही नहीं आ रहे घर से, कह रहे हमें क्या जरूरत है भाई, विवेक सर बैठे तो हैं। सर अगर प्रॉब्लम आप लोगों के घरों में है तो प्रॉब्लम मेरे घर में भी, तो मैं भी तो इंसान हूं, मेरा भी तो परिवार है, क्या प्रॉब्लम मेरे घर में नहीं होगी? बट फिर भी मुझे पता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कोई काम करना है, मुझे 1.5 घंटा निकालना अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली के अगर 400-500 हजार बच्चे अगर सामने बैठा है, उनका करियर है। तो अगर वही आप ये सोच के पढ़ोगे ना कि भैया मुझे भी पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना, अपनी फैमिली के लिए पढ़ना है, कि ताकि मेरी फैमिली को जो फेज अभी देखना पड़ रहा है, मेरी फैमिली जिस फेज से भी गुजर रही है लाइफ में कभी ना गुजरे। और वो फेज कब आएगा? जिस दिन आप सीएस बन जाओगे, अच्छी डिग्री आप लेके जाओगे, अच्छी जॉब अगर आप लेके जाओगे, तो इतने आपके पापा भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो सारे उनका सारे कर्म धुल जाएंगे, उनका सब कुछ लगेगा कि वाकई यार मेरा बेटा जो है ना आज अगर सीएस बन गया, प्राउड फील करवा रहा है मुझे। आप वो दिन दिखाओ ना उन्हें, आप वो दिन दिखाओ। नो डाउट प्रॉब्लम हर घर में होती है, प्रॉब्लम को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करने के तरीके अलग होते हैं, नेगेटिव तरीके से हैंडल करने वाले हमेशा नीचे ही जाते हैं। तो मैं दोबारा बोलूंगा सर, मैं दोबारा बोलूंगा, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते सर कि टाइम ही नहीं मिला। सर टाइम मिला, आप ये बोलो हमने इतनी नेगेटिव चीज देखी कि दिमाग सर नेगेटिव हो पड़ा है। अब जब दिमाग ही नेगेटिव होगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। प्रॉब्लम सबके घर में है सर। आप उन्हें बताओ, मैंने पहले भी कहा था, आपको लगेगा विवेक सर ऐसे ही बोलते हैं, सुबह 7:30 से लेके रात को 10 बजे तक मैं एक रूम में क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ। अब जब मैं सारा दिन क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, क्या मेरे दिमाग में नेगेटिविटी, अगर मैं नेगेटिविटी लेके बैठ जाऊंगा, मैं क्लास रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, क्लास में आउटपुट ही नहीं आएगा मेरा, बार बार वही बातें सोचूंगा। बट मुझे पता है कि जो प्रॉब्लम बाहर चल रही है, जो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बाहर फैल चुकी है, जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ वो है मैं हेल्प करूंगा। बट मेरी सबसे बड़ा कर्म क्या है? मुझे अपने बच्चों को सही सच्चे दिल से पढ़ाना है। आपका सबसे बड़ा कर्म क्या है? कि कुछ ना कुछ करके थोड़ा टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई के लिए टाइम भी निकालना है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है, बट नेगेटिविटी से दूर रहना है। रियलिटी से नहीं कह रहा, रियलिटी से नहीं कह रहा, नेगेटिविटी से। जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। अब चलो, ज्यादा बच्चों को लगेगा प्रवचन स्टार्ट हो गए, प्रवचन से वापस आ जाओ। इधर सुनो आप ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी, इधर सुनो आप ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर कोई बच्चा सैलरी थोड़ा बहुत पढ़ के आया होगा, तो सेक्शन 16 में डिडक्शन में आपने एक तो 16(1)(a) किया होगा, 16(2) आपने किया होगा, 16(3) आपने पढ़ा होगा। 16(1)(a) अगर किसी को ध्यान आ रहा हो, 16(1)(a) किसका है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16(1)(a) किसका है? 16(1)(a) आपका है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का है। 16(2) जो है ये आपका है जी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। और 16(3) जो है ये आपका है जी प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो होता है, उसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी उसका है। सबसे पहले बात करेंगे 16(1)(a). 16(1)(a) तो बिल्कुल सिंपल है जी, जब भी कोई पर्सन सैलरी की इनकम निकालेगा 50,000 पे फ्लैट माइनस कर देगा। जब भी कोई पर्सन सैलरी की इनकम निकालेगा 50,000 फ्लैट माइनस कर देगा। बच्चा कहता है सर 50,000 पर मंथ, नालायक। 50,000 पर मंथ मतलब समझ गए 6 लाख रुपए। सर 50,000 टोटल, 50,000 टोटल मतलब एक साल में जब भी तुम सैलरी की इनकम निकालोगे, अपनी सैलरी में से जब तुम्हारी ग्रोस सैलरी निकल के आएगी, ग्रोस सैलरी से टैक्सेबल सैलरी निकालते हुए 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे। एक बच्चा कहता है सर अगर किसी पर्सन की पूरे साल की सैलरी ही 40,000 रुपए है, अच्छा क्या प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। आज कई लोग छोटे छोटे छोटू होते हैं जो 2-2 3-3 हजार रुपए महीने में काम करने में तैयार हो जाते हैं। अब सोच के बोलना, अगर किसी पर्सन की मान लो सैलरी 3,000 रुपए पर मंथ है, तो पूरे साल में सैलरी कितनी होगी? 36,000 रुपए हो गई। अब जिसकी सैलरी ही 36,000 है, तो बच्चा कह रहा है सर क्या गवर्नमेंट उसको 14,000 वापिस करेगी? क्योंकि डिडक्शन 50,000 रुपए की है। गवर्नमेंट कहती नहीं, गवर्नमेंट कह रही है 50,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। अगर तुम्हारी सैलरी ही 50 से कम होगी तो डिडक्शन मैक्सिमम उतने की ही मिलेगी। तो मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे इंद्रधनुष, मेरे क्या नाम आपका, बैंगनी कलर का बच्चा, हाँ बैंगनी कलर का बच्चा, आप सोच के बोला नहीं, अगर आपकी सैलरी पूरे साल की 36,000 रुपए है तो डिडक्शन भी 36,000 की मिलेगी। हाँ, अगर सैलरी आपकी पूरे साल की ज्यादा है तो मैक्सिमम 50,000 माइनस करेंगे, दैट इज 16(1)(a). और किस एम्प्लॉय के लिए? हर एम्प्लॉय के लिए जी, हर एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, जिस एम्प्लॉय की आप सैलरी की इनकम निकालोगे, हर एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से 50,000 की डिडक्शन माइनस कर देगा। बस ये बात ध्यान देना। ये हमारा है 16(1)(a). अब अगर मैं 16(2) की बात करूंगा, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस।
अब सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताना। आज एक एम्प्लॉई है, मान लो मिस्टर एक्स, ये एम्प्लॉई है जी। अब ये दो लोगों का एम्प्लॉई है, मान लो, चलो मैं ऐसा करता हूँ, एग्जाम्पल दो लेता हूँ, एक तो मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स जो है ये एम्प्लॉई है मान लो गवर्नमेंट कंपनी का, और मिस्टर वाई जो है ये एम्प्लॉई है मान लो प्राइवेट कंपनी का, ये प्राइवेट कंपनी का। अब गवर्नमेंट कंपनी अपने एम्प्लॉय को ना एंटरटेनमेंट अलाउंस देती है, ठीक है भाई जाओ एंटरटेनमेंट करके आओ, या एक क्लाइंट आया उस क्लाइंट को एंटरटेनमेंट करवा के आओ। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है मिस्टर वाई, ये कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रही है। अब प्लीज ध्यान सुनना, अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा है, याद करो आज से आधे घंटे पहले की बात, इवन आधे घंटे भी नहीं, 20 मिनट पहले की बात याद करो। मैंने एक लाइन बोली थी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी पे करेगा ना, एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी बन जाएगा। मतलब जैसे ही एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया, सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी सैलरी में ऐड करना, उसकी सैलरी में ऐड करना। बच्चा कह रहा है सर इसमें से खर्चा भी तो करेगा, उसको बाद में देखना, उसको बाद, सबसे पहला काम क्या होगा, जितना पैसा एंटरटेनमेंट अलाउंस का मिला चुप करके उसकी सैलरी में ऐड कर दो। और साहब ये बात मैं नहीं कह रहा, आप मेरी तरफ घूरो मत, ये बात लॉ में लिखी है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी पे करेगा, कुछ भी पे करेगा, एम्प्लॉय की वो सैलरी बन जाता है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसने इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया, इसकी सैलरी में ऐड कर देंगे, इसने इसको दिया, इसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। अब प्लीज ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना। अब जो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, ये दोनों एम्प्लॉय इसमें से कुछ खर्चा भी तो करेंगे भाई, जब एंटरटेनमेंट करने के लिए जाएंगे कुछ खर्चा भी तो होगा ना। तो गवर्नमेंट कह रही जितना खर्चा होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इवन जो प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, उस केस में तो डिडक्शन मिलेगी नहीं। इट मीन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, दोबारा बोलूंगा जी, कई बच्चे एंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शन में कंफ्यूज होते हैं। उनको यह लगता है कि सेक्शन 16(2) जो है वो हर एम्प्लॉई के लिए, गवर्नमेंट कह रही नहीं, कि सेक्शन 16(2) का बेनिफिट जो है ना ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में ऐड करोगे फिर माइनस करोगे, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में ऐड करोगे माइनस करोगे ही नहीं। हाय राम, मतलब अगर ये प्राइवेट कंपनी से एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, उसने कुछ खर्चा किया, तो क्या माइनस नहीं होगा? गवर्नमेंट कहती नहीं जी नहीं, हम माइनस नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट कह रही है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, अगर प्राइवेट कंपनी ने भी दे दिया है तो सैलरी में ऐड करोगे। लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो माइनस करने की बात करता हो। और जिन बच्चों को इस बात में गलत फहमी है कि ये दोनों केस में माइनस होता है, एक बार बेयर एक्ट, मैं नहीं कह रहा किसी टीचर के नोट्स, मैंने अपने नोट्स में साफ साफ लिखवाया हुआ है ओनली एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट, डिडक्शन जो मिलेगी ओनली फॉर गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट के लिए नहीं है। तो आप बेयर एक्ट में देख सकते हो, बेयर एक्ट में साफ साफ लिखा है कि सेक्शन 16(2) का बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लेम कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकते। अब बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर जितना खर्चा किया होगा क्या वो सारा माइनस होगा? गवर्नमेंट कहती हमने क्या बोला, खर्चा तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम जो माइनस करेंगे पता क्या माइनस करेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो तुमने खर्चा किया वो सब छोड़ दो, इनमें से जो कम होगा ना वो माइनस होगा जी। अब अगर कोई बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट बैठा हो, सोच समझ के बोलना जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस में किस में से कम वाला माइनस करते हैं? सबसे पहला जितना एक्चुअल मिला या तो वो, सेकंड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और थर्ड गवर्नमेंट यहां पे कहती है ₹5,000 जो है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको डिडक्शन जो मिलेगी ना 5,000 तक मिलेगी, उससे ऊपर की नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग है। मतलब इनमें से जो भी कम होगा ना, इनमें से जो भी कम होगा उतने की डिडक्शन मिलेगी, उससे ऊपर की नहीं मिलेगी। बच्चा कहता है सर अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 20,000 पे, खर्चा किया 15,000 पे, तो क्या टैक्सेबल 5,000 पे नहीं करेंगे? गवर्नमेंट करिए भैया कितनी बार बोले, खर्चा कंसिडर ही नहीं करेंगे। मतलब अगर आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको 20,000 पे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला तो 20,000 ऐड कर देंगे, माइनस जो करेंगे कितना करेंगे, या तो 20, या आपके फादर की जो बेसिक सैलरी होगी उसका 1/5 या 5,000 विच एवर इज लेस, मतलब 5,000 से ऊपर की तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, बस ये पर ध्यान देना।
तो आपके एग्जाम में कितनी बार, एक बार नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है कि सेक्शन 16(2) जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का है, सेक्शन 16(2) जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का है, उसमें मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलती है। बच्चा फिर भी गलती करके आता है, उसको पता ही नहीं होता, वो बार बार लिख के आता है अमाउंट स्पेंड, अमाउंट स्पेंड, पता नहीं कहां से पढ़ लिया उसने। सर अमाउंट स्पेंड तो कंसीडर ही नहीं करते एंटरटेनमेंट वाले केस में। और पहली बात, अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फिर तो भूल ही जाओ, सिर्फ ऐड करके आना, माइनस मत करना। अगर गवर्नमेंट है तो ऐड भी करोगे और माइनस भी करोगे। मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? बोल दो हाँ, तो फटाफट से बोल दो रही। पानी पी लो। हाँ जी, फटाफट से बोल दो। अब अगर सेक्शन 16(1)(a) की बात करेंगे, जल्दी बोलो जी। अगर सेक्शन 16(1)(a) की बात करेंगे, वो हमारा किसका है जी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। दोबारा बोल दो। अगर हम सेक्शन 16(1)(a) की बात करेंगे, वो हमारा किसका है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितनी मिलेगी? 50,000 रुपए की मिलेगी। अगर मैं सेक्शन 16(2) की बात करूंगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो क्या करोगे? पहले ऐड करोगे फिर माइनस करोगे। गवर्नमेंट वाले केस में ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में सिर्फ ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान देना। ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 16(2). उसके बाद जी, उसके बाद हमारा सेक्शन 16 का लास्ट पॉइंट है, दैट इज सेक्शन 16(3). ये हमारा है जी प्रोफेशनल टैक्स। यहां तो मुझे समझ ही नहीं आती, कई बच्चों को इतनी कंफ्यूजन होती है पता नहीं किस चीज की। और जबकि सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। पहली बात तो ये समझ लो, प्रोफेशनल टैक्स कोई सेंट्रल लेवल का टैक्स नहीं है, स्टेट लेवल टैक्स है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया प्रोफेशनल टैक्स जो है वो किस लेवल का है? स्टेट लेवल का है। सर दिल्ली में तो लगता नहीं, नहीं लगता। हरियाणा में नहीं लगता, यूपी में नहीं लगता। ये मेनली लगता है बहुत छोटे छोटे एरियाज जो हैं, जो बैकवर्ड एरिया हैं, या जो बहुत मतलब लगा लो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल, मतलब छोटे छोटे एरियाज जो आपके कॉर्नर वाले एरिया ना, वहां पे एप्लीकेबल होता है। आज दिल्ली हरियाणा पंजाब प्रोफेशनल टैक्स है ही नहीं। बट जिन एरिया में एप्लीकेबल हो रहा है, उस एरिया में जो एम्प्लॉइज होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, जो वो ये पे कर रहे होंगे, उनके हाथ में ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो उन एम्प्लॉइज के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? 16(3) कह रहे हम बताएंगे। और इतना सिंपल लो, इतना सिंपल लो, इतना सिंपल लो, हद होती है। फिर भी मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, कह रहे सर प्रोफेशनल टैक्स समझ में नहीं आता। आपने एक काम करना है जी, एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा, वो काम ध्यान रखना जी। अगर ध्यान सुना, अगर प्रोफेशनल टैक्स की एग्जामिनर बात करता है, अगर प्रोफेशनल टैक्स के एग्जामिनर बात करता है, जितना पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा प्रोफेशनल टैक्स के लिए, वो तो आप कर दोगे ऐड। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोफेशनल टैक्स के लिए पेमेंट की, तो कर दोगे ऐड। और जितना एम्प्लॉय जमा करवा के आएगा वो कर दोगे माइनस। बच्चा कह रहा नहीं आ रहा समझ। सर एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से प्लीज। मतलब एम्प्लॉयर ने, एग्जाम में क्वेश्चन बना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोफेशनल टैक्स के 4,000 रुपए की पेमेंट की और एम्प्लॉय ने आगे जमा करवाए 3,000। बताओ क्या करोगे? जल्दी बोलो। एम्प्लॉयर ने कितने दिए? 4,000। एम्प्लॉय ने कितने जमा कराए? 1,000। तो 4,000, सॉरी 3,000, 4,000 ऐड करोगे, 3,000 माइनस करो। सर अगर एम्प्लॉयर ने दिए 10,000, मान लो एम्प्लॉय ने दिए 10,000 और एम्प्लॉय ने जमा कराए 15,000, तो क्या करोगे? 10,000 आप ऐड करोगे, 15 माइनस करोगे। मतलब जो एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा वो ऐड कर देना, जो एम्प्लॉय जमा करवाएगा वो माइनस कर देना। बट कई बार ना, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रोफेशनल टैक्स पेड, सिर्फ इतना दिया होता है प्रोफेशनल टैक्स पेड, कुछ भी नहीं कहा होता कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, सिर्फ लिखा होता प्रोफेशनल टैक्स पेड। तो फिर हम क्या करें? तो फिर आपको एज्यूम करके आना पड़ेगा कि भैया एम्प्लॉय जितना अमाउंट दिया उतना ही एम्प्लॉयर ने दिया और वही एम्प्लॉय ने जमा करवाया, मतलब वही अमाउंट आप ऐड करके आओगे, वही अमाउंट आप माइनस करके आओगे। ठीक है। और अगर ध्यान रखना, अगर ये लिख दिया प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय 1,000 पे और ब्रैकेट में लिखा 2,000 पेड बाय एम्प्लॉयर, तो फिर 2,000 आप ऐड करके आओगे, 1,000 आप माइनस करके आओगे। बच्चा कह रहा है हमें ना क्रक्स बताओ, क्रक्स क्या है सर? इतना लंबा चौड़ा मैटर छोड़ो, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स से निकल के आ रहा है जो एम्प्लॉयर देगा उसको ऐड कर दोगे, जो एम्प्लॉय जमा करवाएगा वो माइनस कर दोगे। सिंपल सा लो, बस ये है। तो प्रोफेशनल टैक्स जब भी आपके एग्जाम में, इस बार इवन इस बार जो दिसंबर के एग्जाम में क्वेश्चन बना था सैलरी का, उसमें प्रोफेशनल टैक्स की एडजस्टमेंट थी, उसमें एडजस्टमेंट थी। और वहां पे एज्यूम करके आना था कि जितना पैसा एम्प्लॉयर ने दिया है वही सेम जमा करवा के आया। उसमें मेरे ख्याल से लिमिट उसकी 1,000 की थी, तो 1,000 ऐड करने थे, 1,000 ही माइनस करने थे।
शायद कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चन किया होगा, नहीं किया तो एमसीक्यूज के अंदर मैंने वो क्वेश्चन डाला हुआ है, आपको मैं एमसीक्यूज के अंदर करवा दूंगा। बट बिल्कुल सिंपल सा फंड है सर, जितना एम्प्लॉयर वाला होगा ऐड कर दोगे, एम्प्लॉय वाला माइनस कर दोगे, ये आपका प्रोफेशनल टैक्स है। तो अब जाके हमारा सेक्शन 16(3) खत्म हो जाता है जी। ठीक है, तो हमने दो सेक्शन कंप्लीट किए हैं जी, एक तो सेक्शन 15 हमने कंप्लीट किया और एक हमने 16 कंप्लीट किया। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद थी कि यार मैं सेक्शन 10 भी करा दूंगा, अलाउंसेस वाला, और इवन अभी मेरे पास 15 से 20 मिनट भी हैं, बट मैं नहीं चाहता, मैं खुद ही नहीं चाहता मैं सेक्शन 10 आज कराऊं, क्योंकि सेक्शन, ध्यान सुना, सेक्शन 10 मुझे अलाउंसेस वाला और जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कल की क्लास से पहले एक बार आप सिर्फ अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट एक बार घर से रीड करके आ जाओ, मेरे कहने पर। इवन अभी मेरे पास 20 मिनट हैं, मैं चाहूं तो मैं स्टार्ट करवा दूं, बट मेरा मन नहीं मान रहा। ठीक है, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, कमिटमेंट करके जाओ आज। आप ऐसे बात नहीं मानते, कमिटमेंट करके जाओ कि अगली रिवीजन क्लास से पहले, सर अगली रिवीजन क्लास कब आएगी, कोशिश करूंगा संडे को मैं डाउट सेशन भी ले लूं और रिवीजन क्लास भी ले लूं, ताकि आपके डाउट भी ना रुके ना, कहीं ऐसा ना हो कि डाउट आपके इकट्ठे होते रहें। ठीक है, तो डाउट्स भी ले लूंगा, कोशिश करूंगा संडे को सुबह डाउट सेशन ले लूं, शाम को रिवीजन क्लास ले लूं। सर जिंदगी, मैंने कहा ना, अब तो मेरा बस एक होता है ना, लाइफ का एक एम होता है, लाइफ का एक एम है, जब तक आके आपके एग्जाम नहीं होते मैं आपके साथ रहूंगा। ये एक लाइफ का एक एम बन जाता है कि जब तक आप, बट आप भी मेरे साथ होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप बैठे हो बस, आप मेंटली भी यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, अगर मैं क्लास यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मैं मेंटली आपके सामने हूँ, मैं ये मान के बैठता हूँ कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये कैमरा नहीं है नालायक, ये बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। और आप बैठे तो होते हो, मेंटली यहाँ पे नहीं होता। अगर मेंटली ही यहाँ पे नहीं हो तो पढ़ाने का और पढ़ने का फायदा कुछ नहीं है। और कमाल की बात देखो, कमाल की देखो, कई नालायक बच्चे ऐसे हैं, जब पहली क्लास थी 1700-1800 बच्चा लाइव प्रीमियर देख रहा था, और आज हमारी मेरे ख्याल से 13वां सेशन है, तो आज 700-800 बच्चा, ये हर बार का है, 700-800 बच्चा ऐसे गायब होता है। बच्चा कहता है विवेक सर का काम तो हो गया, डेली आके बैठेंगे, बाद में क्लास अपलोड करेंगे, कभी भी देख लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कहता हूँ उससे ना थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ फिर बच्चा मेरा साथ नहीं दे रहा। बट जितने बच्चे आ रहे हैं वो अगर एक बच्चा भी अगर डेली बेस पे देख लेगा ना क्लास, उसका फायदा बहुत होगा। ठीक है जी, अब फटाफट से एक बार ऐसा करते हैं जी, सेक्शन 15-16 में दोबारा से रिवाइज कराता हूँ जी। आपने अगली क्लास से पहले, मतलब संडे से पहले, आज हमारा क्या है जी, फ्राइडे है ना, संडे से पहले अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट एक बार आपने पढ़ के आया। वादा कर रहे हो, पक्का पक्का वादा करके जा रहे हो? चलो इधर देखो ध्यान से, आओ जी एक बार फटाफट से रिवीजन कराता हूँ, फिर हम क्लास पैकअप करते हैं जी। चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जल्दी चैट बॉक्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ भर जाएगी। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हाउस प्रॉपर्टी, बोलो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी, सैलरी स्टार्ट कहां से होगा 15, खत्म कहां पे होगा 17। अब 15 से लेकर 17 तक कितने सेक्शन होंगे, सैलरी के होंगे, और एक सेक्शन 10 होगा जो सैलरी से लिंक करेगा। सेक्शन 15 बोलता है 17 में सेक्शन 10 ऐड कर दो, 16 माइनस कर दो, आपकी सैलरी की इनकम निकल जाएगी। 15 बोलने वाला कौन है, चार्जिंग सेक्शन। सैलरी में इनकम टैक्सेबल कब होती है, जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा, तो इनकम टैक्सेबल कहां पर होगी, सैलरी हेड में होगी। ये बात क्लियर हो चुकी है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय के हाथ में सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, एम्प्लॉयर के हाथ में एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट सैलरी की इनकम हमेशा सैलरी में टैक्सेबल करोगे ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म से अगर सैलरी मिल रही है तो पीजीपी के अंदर, अगर एमपीएफ को मिल रही है तो अदर सोर्स के अंदर। फिर मैंने एक बात और बोली थी आपको कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सैलरी है तो पीजीपी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सैलरी है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सैलरी है तो सैलरी हेड में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सैलरी होगी तो पीजीपी के अंदर। ये बातें हमने कंप्लीट की थी। फिर मैंने कहा था फोर गोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल करोगे, सरेंडर ऑफ सैलरी टैक्सेबल नहीं करोगे। अगर सैलरी ड्यू बेस और रिसीव बेस, विच एवर इज अर्लियर जो होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। अगर ड्यू बेस पे हो चुकी है तो बाद में नहीं होगी। अगर एडवांस सैलरी पहले टैक्सेबल हो चुकी है तो फिर बाद में ड्यू बेस पे टैक्सेबल नहीं होगी। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना हमने क्या, एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल होंगे, बट एक बार रिलीफ चेक कर लेना, रिलीफ माइनस करने के बाद जो होगा वो आपके एरियर्स टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर हमने बातें की सेक्शन नंबर 16 की, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। डिडक्शन की दो कैटेगरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की बात करोगे वो क्या होंगी, एक्सटर्नल, और जो हर चैप्टर में से माइनस होंगी वो क्या होंगी, इंटरनल। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। फिर सेक्शन 16(1), 16(2), 16(3) पूरी क्लास बोल दे रही है आवाज मार के। 16(1) किसका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितनी मिलेगी जी, 50,000 रुपए की हर एम्प्लॉय को मिलेगी, चाहे वो कोई भी, बट 50,000 मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा सबको, मिलेगा सबको, बट डिडक्शन जो मिलेगी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी।
कितनी मिलेगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। दोबारा बोलो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या आ गया? एक्चुअल। दूसरा 5000। तीसरा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। इनमें से कम वाला माइनस कर देंगे, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट वाले केस में पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में ऐड तो करोगे बट माइनस नहीं करोगे, बस ये बात ध्यान। फिर 16(3) कहता है जी प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो एम्प्लॉयर से मिलेगा वो ऐड कर देंगे, जो एम्प्लॉय जमा करवाएगा वो सारा माइनस कर देंगे। ये सारी बातें सर आपने हमें बताई। ठीक है, तो ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद 15 और 16 कंप्लीट हमारी रीजन। और कई बच्चे बार बार कह रहे हैं सर वो टैक्स कहना, टैक्स कहना, टैक्स कहना आपका तैयार हो चुका है। इधर देखो ध्यान से, आपको चलो वैसे मेरे को सरप्राइज देना है। 533 पेज का 533 पेज का टेक्स्ट स्कैनर है, जिसमें आंसर मतलब विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों क्वेश्चन। पहले मैंने विदाउट आंसर वाले डाले हैं, उसके बाद विद आंसर वाले डाले हैं। जो मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हैं उनके पास तो वो है, जो मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं कमाल कर दूंगा सर इस बार। पूरा का पूरा स्कैनर आप सभी के लिए मैं बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट करूंगा, आप डाउनलोड करना, क्वेश्चन करना, सब कुछ करना। सिर्फ 3-4 दिन की वेट कर लो जी, ठीक है। और ये मेरी तरफ से आप ये लगा लो स्पेशल गिफ्ट समझ लो, बट ये गिफ्ट का ना आपको रिजल्ट पता कब देना है? एग्जाम के। जितना मेरी तरफ से बन पड़ेगा ना, जो मेरी तरफ से हो पड़ेगा, मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। बस मुझे ये चाहिए कि आप वाकई जब जिस दिन पास हो ना, मुझे नहीं, पेरेंट्स के पैर को आपने छूना है और उनके अपने सिर पे लगाना है ऐसे। ये लगा लो, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और बाकी पेरेंट्स के भी हेल्प करो, सहायता करो, रिस्पेक्ट करो उनकी, उनका ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, सबके लिए प्रार्थना करो सर, सबके लिए प्रार्थना करो, अपने लिए अब सबके लिए प्रार्थना स्टार्ट करो, ठीक है। और बस भगवान से यही दुआ मांगेंगे कि भगवान जल्दी जल्दी सब कुछ सही करे, तंदुरुस्त करे। सर जिनकी फैमिली में कुछ मेंबर्स उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जितनी हमारी तरफ से हेल्प हो सकेगी कोशिश करें, हम हेल्प करें, क्योंकि यही हेल्प होती है जो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती है। ठीक है, तो कहते हैं ना देशभक्ति, तो देशभक्ति का टाइम अभी है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा मेरी पूरी फैमिली एक साथ खड़ी है, कोई भेद मतलब कोई वैर भाव दिल में किसी के नहीं है, सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं। जितनी हेल्प हो सकती है कोशिश करो हर बच्चे करने की, आपको नहीं पता ये दुआएं कितनी काम आएंगी आपकी, ठीक है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे संडे को जी, डाउट सेशन भी होगा, कोशिश करूंगा, और रिवीजन क्लास भी होगी। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और क्या करके जाना है? बच्चा कह रहा है लाइक ठोक के जाना है, ठोक के जाना है लाइक। इधर देखो ध्यान से। थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जी। अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना।